नमस्कार। अनकट विद आशुतोष के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिहार के चुनावों की गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिल्ली में पारा गिर रहा है मौसम का, वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक पारा बढ़ता जा रहा है। अभी अभी सवेरे आज एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। तेजस्वी जी ने पहले कर दिया था, महागठबंधन ने आज किया। तेजस्वी जी की महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी नहीं थे, इस पे बड़े सवाल खड़े किए गए। उन्होंने 1 करोड़ लोगों को, हर परिवार को रोजगार देने की बात, नौकरी देने की बात की थी, उस पर भी सवाल खड़े किए गए। आज बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एनडीए की। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें गठबंधन के, जो एनडीए गठबंधन है, उसके सभी बड़े नेता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी थे, मुख्यमंत्री जी थे नीतीश कुमार जी, सम्राट चौधरी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, जीतन राम जी, सभी लोग वहां पर मौजूद थे। लेकिन मेरे ख्याल से अब तक की किसी भी पार्टी की सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे मैं कहूंगा कि सिर्फ 1 मिनट ये सभी नेता मंच पर रहे और बताया गया कि उनको चुनाव प्रचार में जाना है। तो घोषणा पत्र का जो पूरा ऐलान था, जो पॉइंट्स थे, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी जी ने किए हैं। और आपको याद ही होगा कि गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी के चेहरे को घोषित नहीं किया गया, उधर तेजस्वी जी को घोषित कर दिया गया। तो बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है, और एक और बड़ी घटना हुई, एक बाहुबली की हत्या हो गई और उस पर दूसरे बाहुबली पर उनका आरोप लगा हुआ है, एफआईआर हो गई है। तो इन सब के मायने क्या है, बिहार का चुनाव कहाँ जा रहा है, इसको समझने के लिए हमारे साथ हमारे मित्र आशुतोष जी मौजूद हैं, जो पत्रकारिता, राजनीति दोनों को बहुत अच्छे से समझते हैं। सत्य हिंदी को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, फाउंडर एडिटर हैं और राजनीति को गहराई से समझ, मतलब राजनीति की परतें क्या कहती हैं वो उनसे समझा जा सकता है। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या आपको लग रहा है, बहुत अभी शुक्रिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और सारे के सारे लोग जो एनडीए के गठबंधन के नेता थे वो मंच पर मौजूद थे? देखिए, मुझे लगता है कि इस चुनाव की गुत्थी जो है वो पहली दरअसल इस बारे में कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर क्यों नहीं पेश करना चाहती। इसका कोई जवाब स्पष्ट तौर पर ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है और ना ही इसका कोई जवाब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आ रहा है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जिसका जितना मैं समझ पाया हूं 2005 के बाद से, बल्कि आपको याद होगा 2000 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो महज कुछ दिनों के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर हुए थे और उसके बाद चूंकि बहुमत नहीं कर पाए तो उनको हटना पड़ा था। तो उनकी पूरी जमा पूंजी, उनकी पूरी राजनीति मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर है। अब इस उम्र के इस पड़ाव पे आके वो प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकती, क्योंकि वहां तो कोई वाकई में कोई वैकेंसी नहीं है, अगर अमित शाह को मैं कोट करूं तो। और मुख्यमंत्री के अलावा दूसरी कोई जगह है नहीं, और वैसे भी वो कोई संन्यास की मुद्रा में तो दिखाई नहीं पड़ते हैं कि अब वो संन्यास कर देंगे और अपना कोई उत्तराधिकारी आगे कर देंगे। तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश नहीं करना चाहती। इसका कारण क्या है? और जो बातें आपने कही हैं, कल से दरअसल 2 चीजों पे चर्चा काफी है। एक तो प्रधानमंत्री की छपरा और मुजफ्फरपुर में जो रैली हुई है, उसमें नीतीश कुमार की अनुपस्थिति, और नीतीश कुमार के दफ्तर से बार बार ये कहा जाता रहा कभी प्रोग्राम उनका तय नहीं है, अभी प्रोग्राम उनका तय नहीं है, ये बार बार कहा जाता रहा। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम तय नहीं है, तो ये बात समझ में नहीं आती, कुछ अटपटी सी लगती है। दूसरी बात, प्रेस जो मैनिफेस्टो का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है सिर्फ 1 मिनट। आप सोचिए, मतलब मैनिफेस्टो के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, एनडीए बड़ा बड़ा संदेश दे सकती थी, लेकिन 1 मिनट अब इतना प्रोमिनेंट हो गया कि हर आदमी कह रहा है 60 सेकंड जरूर कुछ गड़बड़ है। भले गड़बड़ हो या गड़बड़ ना, मुझे नहीं मालूम क्या गड़बड़ क्या गड़बड़ नहीं, लेकिन ये अपने आप में टॉकिंग पॉइंट हो गया कि भाई जो पूरा वो है उस सिर्फ 1 मिनट के लिए मुख्यमंत्री की दिखाई पड़े, और उसके बाद ब्रीफिंग कौन कर रहे? सम्राट चौधरी ब्रीफिंग कर रहे हैं। तो फिर चीजें जो है वो उतनी बेहतर तरीके से दिखाई नहीं पड़ती। और मुझे लगता है कि आप शायद बेहतर इस बात को समझ रहे होंगे कि भाई मुख्यमंत्री को पेश करने की उनकी ना पेश करने की उनकी मजबूरी क्या है। लेटेस्ट जो है वो अमित शाह ने ये कहा कि भाई या तो प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए कोई वैकेंसी और ना ही मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कोई वैकेंसी। लेकिन हकीकत ये 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो उस वक्त तो वैकेंसी होगी ना। उस वैकेंसी को कौन फिल करेगा? क्या नीतीश कुमार उसको फिल करेंगे? क्या तेजस्वी यादव फिल करेंगे? भाई राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी तो फिल नहीं करेंगे ना उसको। यही 2 उसके सबसे प्रोमिनेंट दावेदार है, या फिर प्रशांत किशोर फिल करेंगे? तो उस बारे में खुली बात क्यों नहीं की जाती? और मुझे लगता है अगर इस गुत्थी का हल निकल जाए तो शायद इस पूरे चुनाव के बारे में स्पष्ट तौर पे कहा जाएगा कि दरअसल हवा किस तरफ चलती हुई दिखाई पड़ रही। मुझे अभी भी यह लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के बीच में
सब कुछ ठीक नहीं है। अब क्या ठीक नहीं है, मुझे इस बारे में उतनी जानकारी नहीं है। सर, कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये एक स्ट्रेटेजी का भी हिस्सा है कि यदि नीतीश कुमार जी को चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाते तो एंटी इनकम्बेंसी का जो बोझ है, बैगेज है, वो उन पर रहता और लोग फिर नीतीश कुमार जी की सरकार को याद करते हुए करते रहते। अब ये आपने एक नई मतलब इशू खड़ा कर दिया है कि नीतीश कुमार जी होंगे कि नहीं होंगे, तो कम से कम एंटी इनकम्बेंसी पर सवाल लोग नहीं कर रहे। तो ये भी एक उनका हिस्सा है। और फिर अमित शाह जी ने कह ही दिया कि वैकेंसी नहीं है, इसका मतलब नीतीश कुमार जी यदि बनना होगा तो नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 मिनट के लिए ही, लेकिन एनडीए के सारे बड़े नेता मौजूद थे। और बीजेपी ने कहा कि वहां तो महागठबंधन में तो नहीं थे, राहुल गांधी जी नहीं आए थे। तो इससे उनको लगता है कि भाई नीतीश कुमार ही हमारे मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के साथ साथ हम लोग चल रहे हैं। बट ये कहने में क्या दिक्कत है कि अगर एनडीए जीता तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हो? ये कहने में दिक्कत क्या है? कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना भाई। पिछली बार 2020 हाँ, पिछली बार 2020 का अगर आपको याद होगा कि जब ये सवाल पूछा जा रहा था तो अमित शाह जी ने साफ तौर पे कहा था कि भाई वो हमारे मुख्यमंत्री अभी हैं और चुनाव के बाद भी वही मुख्यमंत्री होंगे, फुल स्टॉप। तो जब उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया तो इस बार फुल स्टॉप क्यों नहीं लगा रहे? इस भी फिल इन द ब्लैंक्स क्यों आ रहा है कि भाई नीतीश कुमार का नाम आएगा, सम्राट चौधरी आएगा, विजय सिन्हा कौन है? तो चूंकि वो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं भर रहे हैं, इसलिए और राजनीति में कुछ भी अकारण नहीं होता, मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है। ये बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड एक अलग पार्टी है, लेकिन अलग पार्टी के बीच में एक तो समझौता होना चाहिए। वो समझौता ये होना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। चलिए, इस बारे में आप अगर चर्चा नहीं भी करना चाहते तो कम से कम ये स्पष्ट कर दीजिए कि जो बड़ी पार्टी चुनाव में बन के उसका आदमी मुख्यमंत्री रहेगा। अगर आप ये फॉर्मूला सेट कर देते तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भाई पिछली बार ऐसा हुआ था कि जब नीतीश कुमार की पार्टी बहुत कम सीटें लेकर आई थी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाया था और बड़ा दिल दिखाते उन्होंने नीतीश कुमार को 5 साल मुख्यमंत्री बनाए रखा। उनके 2 उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही थे। तो अगर इस बार भी अगर वैसी कोई स्थिति पैदा होती है और मान लीजिए एनडीए उस स्थिति में आती सरकार बना सके, तो क्या फिर वही फॉर्मूला होगा कि कम कम एमएलए लेकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? तो कोई राजनीतिक दल ये बार बार अफोर्ड नहीं कर सकता है। या तो नीतीश कुमार बड़ा दिल दिखाएं, या भारतीय जनता पार्टी ही क्यों बार बार बड़ा दिल दिखाए? भारतीय जनता पार्टी की कौन सी मजबूरी है भाई? केंद्र में उनकी सरकार है, आधे से ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार है, पावरफुल उनके नेता हैं, बिहार के अंदर उनकी एक लीडरशिप है। तो फिर इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या और गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये हो सकती है कि नीतीश कुमार इस बात से खुश नहीं होंगे कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया गया। इसलिए मेरा मानना यह है कि 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो सीटों की संख्या के आधार पर बहुत कुछ आसानी से सुलझ जाएगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। और नीतीश कुमार को आप भी जानते हैं और हम भी जानते अच्छी तरीके से, उनके लिए कम्युनलिज्म, करप्शन ये कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर जो भी दल, जो भी गठबंधन उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार होगा, वो उसके साथ चले जाएंगे। ये रास्ता उनका खुला रहेगा, चाहे उनके पास 40 एमएलए हो, चाहे उसके पास 50 एमएलए हो, क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से जानते हैं, आरजेडी भी अच्छी तरीके से जानती है, बीजेपी भी अच्छी तरीके से जानती है कि बिना नीतीश कुमार के इधर उधर हुए सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो नीतीश कुमार बहुत इंपॉर्टेंट रोल में रहेंगे। और दूसरी बात जो मुझे लगती है कि जो एक नीतीश कुमार के पास एक सेंस ऑफ हिस्ट्री है कि वो अपनी विरासत कतई भारतीय जनता पार्टी को सौंप के नहीं जाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। नीतीश कुमार हमेशा इस बात को मजबूती के साथ कहते रहे हैं कि वो सेकुलर पॉलिटिक्स करते हैं, वो लोहिया जेपी की पॉलिटिक्स करते हैं। हाँ, चुनावी मजबूरी की वजह से, राजनीतिक मजबूरी की वजह से वो बीजेपी के साथ जरूर रहे, लेकिन अगर उनका पूरा कार्यकाल देख लें तो वहां से उस तरीके की आवाजें नहीं आती जैसे कि भारतीय जनता पार्टी रूल्ड स्टेट से आती है। तो नीतीश कुमार को अपनी करप्शन फ्री छवि और सेकुलरिज्म की छवि को लेकर बहुत प्यार है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो वो बहुत ही सहर्ष भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना के अपनी विरासत को उनको दे देंगे। इसमें मुझे पूरी तरीके से संदेह है। इसलिए 14 नवंबर को बहुत कुछ होना अभी बाकी है। लेकिन सर, क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप कह रहे हैं कि यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होंगे तो एनडीए के लिए ये चुनाव जीतना मुश्किल होगा? मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर मुश्किल होगा। देखिए, अगर आप समीकरण को भी पकड़ने की कोशिश करें, राजनीतिक मूड को भी पकड़ने की कोशिश करें, भारतीय जनता पार्टी क्यों नीतीश कुमार के साथ आती है? एक जमाना था जब बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड कोई बहुत बड़े फोर्स के तौर पर नहीं थे, लेकिन 2005-2010 के चुनाव में ये बात साबित हो गई कि जनता दल यूनाइटेड एक बड़ा फोर्स है वहां पे और भारतीय जनता पार्टी को छोटे भाई की भूमिका निभानी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद अगर आप देखें 2014 का 15 का चुनाव अगर आप छोड़ दें
तो अब भारतीय जनता पार्टी वहां बड़े भाई की पोजीशन पे है और नीतीश कुमार की पार्टी छोटे भाई की पोजीशन पे है। लेकिन बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि अगर उन्होंने जनता दल यूनाइटेड का साथ छोड़ा तो फिर वो जो अति पिछड़ा वोट बैंक है, जो दलितों का वोट बैंक है, जो थोड़ा बहुत मुसलमानों का वोट बैंक है, वो इसलिए एनडीए के साथ जुड़ता है क्योंकि उसके साथ नीतीश कुमार है। तो नीतीश कुमार पर भारतीय जनता पार्टी इसलिए मेहरबान पिछले 20 सालों से है क्योंकि वो अपने बल पर सरकार नहीं बना सकती, और इसलिए अपने बल पर सरकार नहीं बना सकती क्योंकि तब भारतीय जनता पार्टी जो है वो अगड़ों की पार्टी बन के रह जाएगी, और जो ईबीसी वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो अति दलित वर्ग है, वो उनकी तरफ नहीं आएगा, और बिना उसके समर्थन के आप सरकार नहीं बना सकते। तो बीजेपी की मजबूरी है, नीतीश कुमार बीजेपी की मजबूरी है, और नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसलिए अगर उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा तो जो नीतीश कुमार का अपना सामाजिक आधार है उसके अंदर कंफ्यूजन होगा, और अगर उसको ये लगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो फिर किसी को भी वोट देने के लिए स्वतंत्र होगा। वो क्यों बीजेपी वो जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट को वोट देगा, लेकिन वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं देगा फिर, क्योंकि वो बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए फिर सामने नहीं आएगा। और अगर मान लीजिए आएगा भी तो कंफ्यूजन की स्थिति में अगर 5-7% वोट इधर से उधर हो गया तो भी नुकसान तो नहीं होगा। तो कंफ्यूजन की स्थिति जो पैदा हो रही है इसकी वजह से एनडीए गठबंधन को नुकसान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर क्लैरिटी आए, आज की तारीख में आप देखिए महागठबंधन के पास क्लैरिटी है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मुकेश, यानी जो ये कहने की कोशिश की जा रही थी कि महागठबंधन सिर्फ एमवाई पार्टी यानी यादव और मुसलमान पार्टी है, अब वहां कम से कम मराठा समुदाय की एंट्री हो गई है। तो वो एक संदेश वो देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सिर्फ यादव की पार्टी नहीं है, उनका जो सामाजिक न्याय है उसमें दूसरी ओबीसी जातियों के लिए भी जगह है। और आपको याद होगा अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये भी कहा था कि चुनाव आने के बाद अगर हम जीतते हैं तो कुछ और ओबीसी तबके को, पिछड़े तबके के लोगों को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो वो MY+ पे काम कर रहे हैं, जबकि एनडीए जो है वो आज की तारीख में प्लस पे काम नहीं कर रही है, बल्कि अपने ही वोटरों के बीच में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है। तो ये अब इसके पीछे उनका गणित क्या है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने बल तो सरकार बना नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसको सरकार बनाने के अगर 101 सीट जीत भी जाती है तो भी नहीं बना पाएगी, उसको तो समर्थन की जरूरत पड़ेगी, फिर भी वो नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि उन्होंने तय कर लिया कि बिहार के अंदर अब उनको किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है, उत्तर भारत में अकेला राज्य है जहां पे वो अपने बल पर सरकार नहीं बना पाया, अब उसकी तरफ कोशिश करनी चाहिए। अगर वो महाराष्ट्र में सफल हो सकते हैं, हरियाणा में सफल हो सकते हैं, तो बिहार में क्यों नहीं सफल हो सकते। तो शायद एक दूरंदेशी की नजर से उन्होंने उस रणनीति पे काम करना शुरू किया हो। नहीं, लेकिन ये बार बार बीजेपी के ऊपर ये सवाल खड़े करना कि भाई वो क्यों नहीं बना रही। आपने खुद ने कहा कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, पिछले चुनाव में भी उनके पास 75-74 सीटें आ गई थी, ऑलमोस्ट डबल जितनी सीटें नीतीश कुमार से थी, और उनको मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये सवाल क्यों नहीं किया जाता कि भाई नीतीश कुमार को ही कह देना चाहिए कि मैं पिछली बार बना दिया, बहुत मेहरबानी की, अब जो बड़ी पार्टी बने, कम से कम इतना तो कह सकते हैं कि भाई जो बड़ी पार्टी होगी उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा। नीतीश कुमार जी से ये क्यों नहीं उम्मीद की जाती, और नीतीश कुमार जी को ये क्लीन चिट देना कि वो जेपी और लोहिया की और समाजवादी राजनीति करते हैं। वो तो पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहे, थोड़े से समय के लिए गए हैं, तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो दाग हैं वो नीतीश कुमार जी पर वाटरप्रूफ है क्या? नहीं, बिल्कुल वाटरप्रूफ नहीं। मेरा ये कहना ये था कि दरअसल नीतीश कुमार के पास वो सेंस ऑफ हिस्ट्री है, वो अपनी छवि को लेकर बहुत सजग हैं। तो वो मैं उनके अपनी सोच के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, मैं तो उनको बिल्कुल बेनिफिट देने को तैयार हूं। मेरा तो साफ तौर पर मानना है कि जयप्रकाश नारायण और लोहिया की वजह से आरएसएस वहां पहुंचा जहां वो पहुंचा हुआ है। अगर आपको याद होगा 1963 में जब पहली बार 3 नेताओं के बीच में गठबंधन हुआ था, जिसमें दीनदयाल उपाध्याय, कृपलानी और राममनोहर लोहिया ने चुनाव लड़ा था, जी हार गए। तो पहला ऐसा मौका था आजादी के बाद जब समाजवादियों ने मिलकर आरएसएस और जनसंघ को क्रेडिबिलिटी दी थी, और उसके बाद 74 में भी जेपी के साथ भी सारा का बिल्कुल मूवमेंट आ रहा। तो ओरिजिनल क्रेडिबिलिटी जो देने का प्रश्न था, जो सम्मान देने का प्रश्न था, उसको लोहिया ने शुरुआत की थी, और जयप्रकाश नारायण ने उसको पूरी तरीके से आवरण पहना दिया जब उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस फासिस्ट हो तो मैं भी फासिस्ट हूँ। और बाद में हालांकि जब सरकार बन गई तो काफी नाराज थे इस बात को लेके, काफी दुखी थे अंत तक, क्योंकि उनको लगा कि ही फेल्ट चीटेड। खैर अब वो एक लंबी डिबेट हो जाएगी, उसमें नहीं जाना। तो नीतीश कुमार की पूरी पॉलिटिक्स उन्होंने जो लालू यादव के खिलाफ पॉलिटिक्स की है वो तो बीजेपी के साथ मिलकर की है। 74 में 1994 में समता पार्टी बनाई, उसके बाद उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस को कन्विंस किया कि हमें अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जाना चाहिए था, और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गए, वहां पे वो रेलवे मंत्री बने,
और यहाँ तक कि जब गुजरात में दंगे हुए तब भी उन्होंने मंत्रालय से इस्तीफा नहीं दिया। और बाद में उसी नरेंद्र मोदी को लेकर 2014 के अंदर आप मुद्दे बनाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे तो मैं इनके साथ नहीं रहूंगा, उनके साथ भोज खाने के लिए तैयार नहीं होते, उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं होते। तो ये तो एक तरीके का ढकोसलापन है। इससे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है या हिपोक्रिटिकल बात क्या हो सकती है कि नीतीश, बीजेपी की वजह से आपकी सरकार चल रही है और आप अपने आप को सेकुलर बताने की कोशिश करें। तो मैं उसमें उनको क्लीन चिट नहीं दे रहा। मैं जो सवाल खड़ा कर रहा हूं, और ये मैंने कई बार कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, और एक बार नहीं कम से कम 4 बार उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, चाहे वो 2000 हो, 2005 हो, 2010 हो, और उसके बाद 2 और वाकई आए हैं, तो फिर नीतीश कुमार एक बार क्यों नहीं कहते कि हम बहुत हो चुके, अब बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बनना चाहिए? क्यों? इसका मतलब ये कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते जी। और दूसरी बात, उनको लगता है कि अगर वो सत्ता में नहीं रहेंगे तो जनता दल यूनाइटेड बचेगा एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर या नहीं बचेगा, ये भी अपने आप पसंद है। मेरा मानना है कि जिस दिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन जनता दल यूनाइटेड नाम की पार्टी बचेगी भी, इसमें मुझे संदेह है। आधे इधर जाएंगे और आधे उधर जाएंगे, और जो बचे रह जाएंगे वो नीतीश जी के पीछे खड़े होंगे। तो वो जो शोले वो उसी संदर्भ में है। नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि एक तो ये जो आप गणित लगाते हैं कि 101 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के पास, इसलिए 125 तो आ नहीं सकती उनके पास, बीजेपी के पास। तो ये बताया गया कि जितने नॉन नीतीश कुमार पार्टीज है, नॉन जेडीयू पार्टीज हैं, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है और चिराग पासवान है, तो उनको आप भारतीय जनता पार्टी के लिए 142 सीटें मानिए, पहली बात। दूसरी बात, उनको बहुत उम्मीद है कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के सीएम रहने नहीं, भारतीय जनता पार्टी को जरूरत होगी तो वो उनके साथ खड़ा होगा, मतलब ज्यादातर लोग उनके साथ खड़े होंगे। तो क्या ऐसी संभावना आप देखते हैं? और इसी वजह से शायद वो नीतीश कुमार जी की परवाह नहीं कर रहे हो इस बार। देखिए, वैसे तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन माइनस नीतीश कुमार बीजेपी अपने बल पर सरकार नहीं बना सकती। वो उसी स्थिति में बना सकती है जब 101 में से 101 सीट बीजेपी जीते और 29 की 29 सीटें चिराग पासवान जीते, तब तो आप जाके 130 सीटें होती हैं, यानी बहुमत के आंकड़े से 7 ज्यादा। तो ऐसा तो राजनीति में मतलब अब हो जाए चमत्कार तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसका एक ही अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब यह तय कर लिया है कि उन्हें अब बिहार के अंदर नीतीश कुमार की बैसाखी की जरूरत नहीं है। उन्हें अब उत्तर भारत में जो अकेला राज्य है जहां वो अपने बल पर सरकार अभी तक नहीं बना पाए, वो प्रयास वो करेंगे। और एक राजनीतिक दल होने के नाते अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कोशिश करके अपनी सरकार बना सकती, जहां एक जमाने में 6 सीटें उनके पास थी और 2014 के चुनाव में उन्होंने चमत्कार किया था, और उसके बाद लगातार तीसरी बार उन्होंने सरकार बनाई है, वो उड़ीसा में अपना सरकार बना सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर अपना, महाराष्ट्र में भी तो सरकार बना ली उन्होंने, छोटे भाई से। तो और वो बहुमत के करीब है महाराष्ट्र के अंदर, अगर आप देखिए तो वो आज की तारीख में बहुमत के काफी करीब है। तो उससे पार्टी मजबूत हुई महाराष्ट्र के अंदर। जब तक नीतीश कुमार के कंधों पे चल के बीजेपी बिहार में चलती रहेगी, तब तक बिहार में बीजेपी मजबूत नहीं होगी, क्योंकि आप 101 सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी की जो 243 सीटें हैं उनमें से 142 सीटों पर तो आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, तो आपकी पार्टी मजबूत कैसे होगी? तो इसलिए हो सकता है ये उनकी रणनीति का हिस्सा हो, अन्यथा कोई कारण नहीं कि आप गलत संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं या अपने वोटरों में कंफ्यूजन पैदा करें, क्योंकि इससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सर, दूसरा जो गठबंधन है, हमको ऐसा लग रहा है कि हम यही चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार बनने वाली है। लोग नाराज भी होंगे कि आप केवल इस पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरा जो मजबूत गठबंधन है, बड़ा गठबंधन है, महागठबंधन, उसमें तेजस्वी जी का नाम उन्होंने अनाउंस कर दिया। पहले हो रहा था कि तेजस्वी जी करेंगे कि नहीं करेंगे, मुकेश सहनी को भी कर दिया। लेकिन अब भी लोगों को लगता है कि पिछली बार जैसे कांग्रेस की वजह से तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने से रह गए थे, 12,000 वोटों से या 15 सीटों से, जो भी, इस बार भी क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जो है वो महागठबंधन की कमजोर कड़ी साबित होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कांग्रेस कोई कमजोर कड़ी साबित होगी। कांग्रेस पहले भी कोई बहुत मजबूत बिहार के अंदर नहीं है। देखिए, अब हम कहें कि तमिलनाडु के अंदर क्या भारतीय जनता पार्टी वो दूसरों को हराने की स्थिति में, मतलब आप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे उस लिहाज से। तो हम बेचारे 60 सीटों में से यदि 40 सीटें आ जाएंगी तो सरकार बनाने में आसानी रहेगी। अब 60 में से 15 आएंगी तो फिर मुश्किल होगी ना। सर, आप भी जानते हो कि कितनी सीटें आएंगी, कितनी सीटें नहीं आएंगी, तो हम लोग क्यों इस मुगालते में हैं। तो
आप कर्नाटक का जिक्र करिए तो मैं मानता हूं, तेलंगाना का जिक्र करिए तो मैं मानता हूं, लेकिन ठीक है। अगर आप हम भारतीय जनता पार्टी का आकलन अगर तमिलनाडु में उसकी स्थिति से करेंगे तो फिर दिक्कत पैदा होती है। देखिए, अगर इस चुनाव को जीतना है तो उसके लिए आरजेडी को बम्पर प्रदर्शन करना पड़ेगा। वो 101 सीटों पर, वो 130 सीटों पे या 132 सीटों, 140 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं शायद भूल रहा हूँ, 140 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो 140 में से 100 सीटें जीत जाते हैं तो आसानी से सरकार बन जाएगी उनकी। तो सारा दारोमदार, हम जो नैरेटिव हमारे उल्टा, राहुल गांधी की वजह से सरकार नहीं बनी, अरे भाई तेजस्वी यादव की वजह से सरकार नहीं बनेगी। आप पिछले 5 सालों में तेजस्वी यादव ने मुझे बता दिया कौन सा आंदोलन बिहार के अंदर खड़ा किया। तो बेचारे राहुल गांधी के वहां तो कांग्रेस की स्थिति वैसे ही कमजोर है। दूसरी बात क्या है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर एक एडेड एडवांटेज है। सारे सर्वे तेजस्वी यादव को बता रहे हैं कि वो नीतीश कुमार से बहुत आगे हैं। अब ये पुल फैक्टर उनके साथ काम कर, अगर ये पुल फैक्टर काम कर रहा है और अगर लोगों को लगा कि नहीं हमें बिहार के अंदर बदलाव चाहिए और नीतीश कुमार यंग है, युवा है और अच्छी बातें कर, तो फिर उनको जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस साथ में हो या ना हो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। और पिछली बार भी अगर आप देखें तो पिछली बार भी कांग्रेस उन्हीं सीटों पर हारी थी जहां पे बुरा परफॉर्मेंस था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन ज्यादातर वो सीटें थी जिसमें आरजेडी भी नहीं जीत सकती थी। अगर आरजेडी जीतती होती तो फिर आरजेडी वहां चुनाव लड़ती, वो क्यों कांग्रेस को क्यों सीटें देती, आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो वो सीटें थी जहां ना तो आरजेडी जीत सकती थी ना कांग्रेस जीत सकती थी। उन्होंने उधार में दे दिया, भाई ले जाओ तुम ले जाओ इसको, तुम लड़ लो चुनाव। तो कहने को 70 सीटें थी। दूसरी बात, पिछली बार जो MIUM है उसने काफी गड़बड़ी पैदा की और मुझे नहीं लगता कि इस बार ऐसा कोई कंफ्यूजन वहां होने वाला है। और इसलिए कोई कुछ भी कह ले, मेरा तो स्पष्ट तौर पे मानना है कि आज की तारीख में जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मुझे महागठबंधन को एज दिखाई पड़ रहा है। अब वो 3 दिनों के बाद, 4 दिनों के बाद परिस्थितियां बदल जाती, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं वो एनडीए की तरफ से ज्यादा आ रही हैं। जो तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री के चेहरे को पेश ना करने की वजह से जो नेगेटिविटी थी वो अब महागठबंधन की तरफ नहीं दिखाई पड़ती है। उन्होंने बहुत सुयोजित तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया, उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया, उन्होंने कायदे से अपना मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया और उस पर अच्छी खासी चर्चा भी हो गई है। अब 1 मिनट के लिए मुख्यमंत्री जी आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। भाई कायदे से अगर आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो नीतीश कुमार को ही मैनिफेस्टो पेश करना चाहिए, को ही वायदे करना चाहिए था। ये अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट है कि सम्राट चौधरी कर रहे हैं और सम्राट चौधरी की क्रेडिबिलिटी कितनी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जेपी नड्डा करते तो भी मैं बात समझता, लेकिन सम्राट चौधरी कर रहे हैं तो गलत मैसेजिंग हो रही है और ये गलत मैसेजिंग एनडीए को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप ये कह रहे हैं कि यदि महागठबंधन की सरकार बनानी है तो तेजस्वी इंजन है उसके, और एनडीए की सरकार बननी है तो नीतीश कुमार ही इंजन है उसके, उन दोनों के बिना आज की तारीख में तो है, आज की तारीख में तो इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो अब अगर या तो भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कर दिया होता कि हमारे तरफ से नित्यानंद राय जी जो मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको लेके आगे बढ़ते, तब तो लड़ाई होती ना। अब आप सम्राट चौधरी के नाम पे तो नहीं देखिए बिहार के अंदर वोट पड़ने वाला बीजेपी को। माफ करिएगा, मैं सम्राट चौधरी के सम्मान में कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, बट उनकी ऐसी कोई छवि भी नहीं है और उनकी ऐसी कोई छवि बनकर उभरी भी नहीं है, बल्कि वो ज्यादातर विवादों में फंसे हुए नेता आज की तारीख में। कई ऐसे सवाल है जिनका जवाब उनके पास नहीं है, तो उनके नाम पर तो वोट बिहार के अंदर नहीं पड़ने वाला। हाँ, अगर कोई अच्छा चेहरा होता बीजेपी की तरफ से, उसको पिछले 1-1.5 सालों से लगातार पुश किया गया होता, उनको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया गया होता, तो बात बिल्कुल अलग होती। क्योंकि आज की तारीख में जब बीजेपी की तरफ से टोटल ब्लैंक है, तो इसलिए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो फिर यही माना जाएगा कि मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार ही है या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा। तो अगर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा, मैनिफेस्टो उन्हीं को देना चाहिए था, उन्हीं को पेश करना चाहिए था। आप राजनीति के गर्भगृह में रहे हैं तो, और आपने कहा कि कोई काम अकारण नहीं होता, तो क्या ऐसा कारण है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के गठबंधन का जो गर्भगृह है उसमें जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है नीतीश कुमार जी की, वो क्यों नहीं हो रही? नहीं, हमारे ख्याल से अब उस मूर्ति को हटाने का वक्त आ गया है, ऐसा बीजेपी ने शायद मन ही मन में फैसला कर लिया है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के चेहरे पे वो चुनाव नहीं लड़ रहे। जी, अब एक और छोटा सा सवाल कि आपके मित्र हैं
परम मित्र हैं प्रशांत किशोर जी, वो क्या सरकार बनाने में कोई भूमिका बना सकते हैं, महत्वपूर्ण रह सकते हैं, बनाने या बिगाड़ने? देखिए, बड़ा मुश्किल है कुछ कह पाना मेरे लिए। मैं आपको अपने अनुभव के हिसाब से बता देता हूँ। मैं जब आम आदमी पार्टी में था तो मैं गोवा का को इंचार्ज था, और जब तक पोल नहीं हुआ था तब तक ऐसा लगता था जैसे आम आदमी पार्टी की हवा है वहाँ पे। और जब नतीजे आए तो पता चला आम आदमी पार्टी ब्लैंक, एक भी एमएलए नहीं जीत पाई, और 6% 6.32% वोट मिला पार्टी को, जबकि बहुत अच्छी रैलियां होती थी, लोग बहुत अच्छी तरीके से रिसीव करते थे। तो चुनाव में जो नई पार्टी के लिए जो सबसे बड़ा संकट होता है ये, क्या वो आप चुनाव जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, क्या आप दूसरे को हराने की स्थिति में है या हराने की स्थिति में नहीं है। हम लोगों का आकलन ये था जब आम आदमी पार्टी में था कि गोवा में लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया सहानुभूति के बावजूद, क्योंकि उनको नहीं लगता था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी को हरा सकती है। आज की तारीख में प्रशांत किशोर को वही लोग वोट देना चाहेंगे जो एनडीए को सत्ता से हटाना चाहते हैं। भाई, एक चैलेंजर के तौर पर उभर रहे ना, क्या वो हटा सकते हैं? क्या वो आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन की जगह ले सकते हैं? वैसा तो दिखाई नहीं पड़ रहा। और दूसरा, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर ने मोमेंटम लूज किया है। जो मोमेंटम चुनाव ऐलान होने के पहले बना था उनका, वो मोमेंटम उन्होंने लूज किया है, और राजनीतिक जिसे कहते हैं इमेच्योरिटी दिखाई पड़ी। जिस तरीके की टिकट बांटने की बात हुई है, जिस तरीके से बयानबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने खुद चुनाव में न लड़ने का फैसला किया है, उससे ऐसा लगता है कि ऐन मौके पर जब उनको पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखानी चाहिए थी, वो शायद वो नहीं दिखा पाए। और ये अक्सर कभी कभी होता है, जब आप राजनीति में ये दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको जिस तरीके से खेलना चाहिए था आप उस तरीके से नहीं खेल पाते। ऐसा सचिन तेंदुलकर के साथ भी होता है, ऐसा विराट कोहली के साथ भी होता है, तो किसी के साथ भी हो सकता है वो। क्या आपको लगता है कि ये प्रशांत किशोर जी खुद चुनाव लड़ते, ये मैदान से बाहर नहीं होते तो कुछ प्रोस्पेक्ट्स उनके बढ़ जाते या संभावनाएं बढ़ जाती? क्योंकि आपके जितने मित्र संपादक हैं दिल्ली में, वो तो प्रशांत किशोर को किंग मेकर तो मानते ही हैं। सर, उनको मानने दीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। ईश्वर करे प्रशांत किशोर राजनीति में खूब फले फूले और मंत्री बने, बहुत कामयाबी हासिल करे। क्योंकि मेरा मानना है कि वो कम से कम जाति पात की राजनीति नहीं कर रहे, धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो कुछ सेकुलर मुद्दों को लेकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और रोटी कपड़े मकान की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना। कोई भी नेता जो ये पॉलिटिक्स करेगा तो उसके प्रति तो समर्थन होना ही चाहिए। टिकट तो उन्होंने वैसे ही दिए जाति के आधार पर ही। एग्जैक्टली, यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये जो लोग उनकी तुलना अरविंद केजरीवाल से करते हैं, वो भूल जाते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े आंदोलन के प्रोडक्ट थे, और वो दिल्ली जैसे चुनाव में जैसे राज्य में चुनाव लड़ रहे थे, जहां जात पात के आधार पर लोग वोट कम करते हैं, जो शहरी मुद्दे होते हैं उनके आधार पर वोट करते हैं। तो वहां पे आपने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर देंगे, लोगों ने कहा बड़ा बढ़िया है, चलिए आ जाइए हमारे साथ। तो ये सारे बिहार में नहीं चल सकते। दूसरी बात जो आपने कहा कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स अभी भी फ्यूडल है। लोग, अगर उन्होंने तय कर लिया होता कि मैं नीतीश कुमार तो देखिए चुनाव में नहीं है, लेकिन अगर होते तो मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ता, और वो चूंकि नहीं है तो मैं तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों ही दुश्मन है जी। और तब वो हिम्मत दिखाते। अगर वो हिम्मत दिखाते तो लोगों को लगता है यार मर्द आदमी तो है, जांबाज आदमी तो, डरता तो नहीं है, लड़ रहा चुनाव। आप चुनाव से हट गए तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अरविंद केजरीवाल ने तो शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो डंके की चोट चुनाव लड़ा। नहीं, लेकिन क्या मुझे ये समझाइए एक बात कि आमतौर पे चुनाव में बड़ा नेता बनने के लिए ये जरूरी है कि जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है सत्ता में जो है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए, और प्रशांत किशोर दोनों के खिलाफ लड़ रहे थे, इस वजह से भी कोई दिक्कत हो सकती है? वैसे केजरीवाल जी ने भी ऐसा किया था कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ। देखिए, प्रशांत किशोर क्यों चुनाव लड़ रहे थे? जो मौजूदा सरकार जिस तरीके से चल रही थी उससे नाराजगी है ना उनकी, तभी तो लड़ रहे। नहीं तो आप उनके साथ खड़े होते। भाई, आप नीतीश कुमार के साथ तो आपने चुनाव लड़ाया था, नीतीश कुमार को जी। तो आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई? क्योंकि आपको लगा कि जिस तरीके से बिहार का विकास होना चाहिए था, जिस तरीके से बिहार में चीजें होनी चाहिए, उस तरीके से नहीं हो। नीतीश कुमार पिछले 20 साल में डिलीवर नहीं कर पाए, तो इसलिए आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, इसलिए आप 3 साल तक बिहार के अंदर घूमते रहे। अब वहां पे एक दूसरी फोर्स भी है, आरजेडी और कांग्रेस महागठबंधन फोर्स भी है। तो महागठबंधन तो आपके लिए सेकेंडरी होगा। असली चीज तो ये होगा जो मौजूदा सरकार है उसको सत्ता पर से हटाया जाए, और क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर रही, वो लोगों का हितों का ध्यान नहीं रख रही, तो इसलिए उनकी लड़ाई तो नीतीश कुमार के साथ थी। लेकिन नीतीश कुमार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो बात अलग हो जाती है।
तो आपको बाय डिफॉल्ट आपको तेजस्वी खिलाफ लड़ना चाहिए। फिर आप ये पेंट करें कि नीतीश तेजस्वी एक ही जैसे हैं, आप वो भी नहीं कर रहे। नहीं, क्या ये मैसेज जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी यदि जो पार्टी उनके परफॉर्म करती है और एमएलए आ जाते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं या तेजस्वी के साथ भी जा सकते हैं, ऐसा भी कुछ? देखिए, अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, और मुझे लगता नहीं कि उनके पास इतने एमएलए होंगे कि वो सरकार बनवाने में किंग मेकर की भूमिका निभा पाएंगे। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं? अरविंद केजरीवाल ने तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़के कांग्रेस के साथ ही सरकार बना ली। देखिए, मैं यही बात पे कहना चाह रहा था, जो नई फोर्स होती है वो केजरीवाल की उपलब्धि ये थी कि उन्होंने कांग्रेस को फोर्स कर दिया था उनको सपोर्ट करने के लिए। यहां अगर प्रशांत किशोर इस स्थिति में पहुंच जाए कि नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को फोर्स कर दे उनको सपोर्ट करने के लिए, तो फिर आपका कद बढ़ जाता है कि आपके पास इतनी ताकत आ गई है कि अब देश के बड़े बड़े नेता अब आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछलग्गू बन जाएं तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। तो कांग्रेस जैसी पार्टी को उन्होंने न केवल डेसिमेट किया बल्कि खुद को समर्थन देने के लिए मजबूर कर दिया। तो वो आम आदमी पार्टी की ताकत का एहसास हुआ लोगों को, क्या अरे हमने अगर इनको वोट किया होती तो अपने बल पे सरकार बना सकते थे। और आपने देखा 2015 में क्या हुआ, 67 सीटें आ गई उनके पास। जी, इसीलिए मैंने कहा कि वो तो उनके साथ आ गए। तो आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है बस ये चुनाव एमजीबी वर्सेस एनडीए ही है और सब लोग कोई बहुत बड़ी भूमिका में नहीं है? और उसमें कौन आ गया? बाइपोलर चुनाव है, बाइपोलर चुनाव है। और एकाध सीटों पे अगर कहीं, कुछ सीटों पे अगर प्रशांत किशोर कहीं दबाव डाल पाए तो डाल पाए, अभी तक नहीं लगता मुझे। जो मेरा मानना है उन्होंने मोमेंटम गेन किया था वो मोमेंटम उन्होंने लूज किया। चलिए सर, फिर चर्चा करेंगे। अभी तो बिहार का चुनाव शुरू हो रहा है, पहला जब वोट डलेगा उसके बाद देखते हैं कि कितना बदलाव आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपके लिए उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आशुतोष जी की तरह से खुलकर बोलिए और त्रस्त रहिए। त्रस्त नहीं रहिए। बहुत शुभकामनाएं, बहुत थैंक यू।